Hi friends, welcome back. Iranian President Raisi demise in helicopter crash. Conspiracy? चलो देखते हैं. ये तो क्वेश्चन मार्क है ही है. बिल्कुल. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. ये वो बंदा था जो ईरान की जिसको उग्र लेवल पे बातें करना डिप्लोमेटिक था ही नहीं है. ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था. किसी ने इजराइल को ये थोड़ा बोला कि तुमने मारा है. जैसे ही वो मरा सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का है कि भाई देखो हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे. और ये 1979 के बाद जब से ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, ईरान में खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मार दें. लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक बन गया. उसी प्रकार से यहाँ पे मोहम्मद मुगबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी. आपको पता है ईरान इज दिस क्लोज टू बिकमिंग अ फॉर्मल न्यूक्लियर पावर, दिस क्लोज. और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना. इजराइलियों का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तुम्हें मार देंगे, फिर बता देंगे मार दिया. दैट्स इट. बताएंगे भी नहीं मार दिया. दे जस्ट डू. वो ये भी नहीं बताएंगे मार दिया. जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये पूरा ईरान में मैटर हुआ क्या है. दोस्तों आपको पता है कि इब्राहिम रियासी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए. साथ ही में उनका फॉरेन मिनिस्टर भी मारा गया और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी हेड भी, 3 लोग मारे गए. ये गए थे और सिक्योरिटी हेड भी था साथ में, एक डैम को इनॉग्रेट करने के लिए, बांध को इनॉग्रेट करने के लिए. वो उनका एम था कि वहां पे बांध बनेगा जिससे बिजली पैदा होगी और पानी का, क्योंकि क्राइसिस ईरान में चलता रहता है, पानी भी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा. लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया. अब 2-3 बातें हैं इसमें. बेल हेलीकॉप्टर था, पुराना था, वियतनाम के समय का हेलीकॉप्टर था दोस्तों. और क्योंकि वियतनाम 70s की बात है, यानी कि 50 साल तक पुराना हेलीकॉप्टर ये हो सकता है. वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया. दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊं क्या है, ये मेरा एक पुराना वीडियो है, आप डेट भी इसमें देख सकते हैं, मैंने क्या बोला आप देख सकते हैं. आपको पता लग जाएगा ये मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था, ये निपटने वाले हैं. मैं आपको बाय गॉड बोल रहा हूं. और ये मैं कई बार बोल चुका हूं. मुझे तो एक वीडियो मिला, क्योंकि आधे समय तो हम ट्रैक ही नहीं कर पाते कौन सा वीडियो, क्योंकि हम रोज रिलीज करते हैं इतने ज्यादा. लेकिन मैंने पहले वीडियो में बोला था, कई बार बोल चुका हूं. उसमें से एक वीडियो है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये निपटाएंगे, ईरान की टॉप लीडरशिप को निपटा दिया जाएगा. ये देखिए, ईरानी कहते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, राइट, ये लोग कहते हैं कि किल ऑल द जूस, इजराइल को खत्म कर दो. ये इनके प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं. पता नहीं अमेरिका ने आज तक इतना सीरियसली नहीं लिया. देखिए ईरान जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी है, 2 रुपए की गलतफहमी है कि जो ईरान है वो सैंक्शन से टूट जाएगा या मान जाएगा, नहीं. जब तक आप तेहरान में, जहां पे पागल मुल्ले रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जब तक उनके सर पे आप एक डेजी कटर नहीं मारोगे, आप जाके देखिए गूगल में व्हाट इज डेजी कटर. जब तक आप MOAB, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, विच इज द बिगेस्ट non-atomic, non-nuclear explosive device, MAOB, mother of all bombs, आप वो नहीं मारोगे या डेजी कटर नहीं मारोगे, इनको समझ में नहीं आएगी बात. आपको इनकी लीडरशिप को साफ करना पड़ेगा, ईरान की लीडरशिप को, और वहां पे आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब जाके इनका दिमाग सेट होगा. इनका दिमाग नहीं सेट होने वाला. ये ईरान जो है यही बातें कर रहा है, सबको इकट्ठा कर दो. अच्छा देखा आपने दोस्तों, तो ये जरूरी कहा था कि कर देंगे, करना चाहिए. बताया था कि क्यों ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं, क्योंकि यूएस ने, जहां का ओरिजिनली हेलीकॉप्टर था, उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर. बोला कि साहब आप स्पेयर पार्ट्स नहीं ले सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. सारा जुगाड़ सा चलता है इनका. यहाँ भी न्यूज पे यही आ रहा था कि मान के चलता हूं बहुत पुराने इनके थे, उसके पास तो ईरान का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर, सबसे सेफ हेलीकॉप्टर और सबसे अच्छे पायलट होने चाहिए. ऐसा कैसे कि एक साथ उड़ रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर. ठीक है जी, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं. और हम मान के चल रहे हैं कि ईरान का जो हेलीकॉप्टर है, जो उनका राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहा है, 3 ईरान के हेलीकॉप्टर, उसमें से जो ईरान का हेलीकॉप्टर है जिसमें उनका राष्ट्रपति चल रहा है, उस हेलीकॉप्टर को सबसे अच्छी तरीके से उसकी मेंटेनेंस की होगी, सबसे अच्छी तरीके से उसको स्पेयर पार्ट्स लगाए होंगे, उसमें सबसे अच्छी तरीके से उसके सेफ्टी चेक्स करे होंगे. दोस्तों
एक ही जैसा मौसम, कह रहा खराब मौसम की वजह से, और तीनों के लिए होगा खराब। तो मौसम सिर्फ बीच वाले के लिए खराब तो नहीं है, तीनों के लिए भी उतना ही खराब है मौसम। एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। चलिए हम मान के चलते हैं इनहेरेंटली अनस्टेबल प्लेटफॉर्म होते हैं, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जितने स्टेबल नहीं होते हेलीकॉप्टर, इसलिए वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लेकिन जैसा कि होता है कि साहब किसी ना किसी को तो फायदा होता है, इन सब के मरने में फायदा किसको है? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन है जो मार सकता है। मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा, मैं आपको कुछ सबूत देने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको कुछ जिसको कहते हैं ना कि रेफरेंसेस देने की कोशिश करूंगा, जिससे पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्ला अयान, ये कौन थे? ही वॉज अ हार्ड लाइनर। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मारो इजराइल के ऊपर बम। ये वो बंदा था जो ईरान की नफरत से भरे लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बात है। तो वो सोच के शौक में हूँ ये उस लेवल की बात कि ऐसी बातें करते तो, और एंड भी देखो कैसा। टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन में लोग हैं, वो सारे के सारे ऐसी बात करते हैं। ही शुड हैव बीन मोर कंटेन्ड इन स्पीच। ठीक है, बहरहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आया है कि ईरानियन जो दुनिया भर में फैले, जो ईरान के अंदर है, वो तो डर के मारे चुप हैं। वो डर के मारे चुप हैं। ईरान के बारे में खुश हैं। दुनिया भर के अंदर भी लोगों ने किया है, वो खुशियां मना रहे हो, भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कहो, देखा बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी हुई, एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे कि मैं अचानक सरप्राइज हो गया। मैंने बोला ये है क्या? ये इजराइल का जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले अच्छा, इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। क्योंकि वॉर में थे वो ना। भाई हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है? बिकॉज़ दे वर इन वॉर। उन्हें पता है कि सबसे पहले हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। किसी ने इजराइल को ये थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, क्योंकि सबसे वॉर हुई थी पहले ना रिएक्शन इजराइल का है कि भाई देखो हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। और ऐसा काम हमें पता है कि इजराइल से ऐसा काम और कोई कर नहीं पाएगा सक्सेसफुली। बिकॉज़ ऑफ द लेटेस्ट वॉर। वो फैक्टर क्या है? पहली चीज, किसको फायदा है या किसको फायदा हुआ कि ये मर गया? मैं आपको बताता हूं, वहां पे वैसे चुनाव नहीं होते जैसे भारत में हो रहे हैं आजकल, या भारत में होते चले हैं जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं। वैसे चुनाव नहीं होते। कुछ कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं। कुछ लोग उस वीडियो में मैं पूछ रही थी ऐसे करते हैं ये चुनाव? नहीं, मतलब बाहर से तो कुछ और जब होता से है। ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मारते हैं यार। ऐसा मामला हो गया। वो हिजाब का केस था, वो लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरी को भी मार दिया, कोमा हो गया, फिर वो लड़की कुछ दिनों के बाद मर गई, आपने सुना ही होगा। और कितने कैसे मारते हैं, बंदा कोमा में चला गया, गायब हो गए, ये भी आपने सुना होगा। मारे गए कितने, गायब हो गए, किसी को नहीं पता, ये हिजाब की कंट्रोवर्सी में। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। इजराइल ने बोला भैया हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो। और तीसरी चीज मैंने बताई कि किसका फायदा था यार, सबसे बड़ी बात, फायदा किसका था? फायदा उस बंदे का था जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बना दिया है। दोस्तों, वो परमानेंट थोड़ी कोई बनेगा, एक्टिंग ही है जब तक 50 दिन में, जब तक इलेक्शन हो। बेचारे ने प्लान किया, यानी कि इब्राहिम रियासी के नंबर 2 बाय चांस। वो लोग कह रहे थे कि इसको, और लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि इसको सबसे ज्यादा फायदा है। दोस्तों, क्यों ये परमानेंट बनेगा क्या? जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, तो फिर उसको क्या फायदा? इलेक्शंस हो गए, 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी आपने, और आप हैं उसके बेनिफिशियरी। यानी कि अगर वो मरेगा तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, जब वो बंदा मर जाता है तो पुलिस सबसे पहले किसको उठा के ले जाएगी? शक की सुई आपके ऊपर आएगी ना, क्योंकि बेनिफिशियरी आप हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मोहम्मद मुखबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। हाउ ही इज नॉट और परमानेंट। ईरान के अंदर ये सिस्टम काफी टाइम से चलता आ रहा है, इसको हटा दो, अगर बनने का चांस है तो है, इसको बोलो कि ये करप्ट है, इसको बोलो कि ये वफादार नहीं है, तो ये ईरान में बहुत चलता है। ये ईरान में बहुत चलता है। पहली शक की सुई इसकी ओर जाती है। अगर ये परमानेंट बन गया तब जाएगी सुई, अगर परमानेंट नहीं बना तो नहीं जाएगी। जस्ट बिकॉज़ समबडी इज अ वाइस प्रेसिडेंट डजंट मीन कि हर एक सुई उसी पे ये आवाजें और तेज हो रही हैं। अगर यहाँ पे बहुत पहले से मैं कहता चला आया हूं ये बात, शक है ना, उस पे भी शक कर सकते हैं। इजराइल की मजबूरी है इनको निपटाने की। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मारा है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर मैं कह रहा हूं कि इजराइल की मजबूरी है इनको मारना। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इजराइल आज से नहीं दशकों से यही बात अमेरिका से कह रहा है कि बॉस ये हिजबुल्लाह है, हमास बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सब वैसे हैं जैसे खाने में अचार, पापड़, सलाद होते हैं।
असली में नहीं। दाल रोटी सब्जी पनीर कुछ और है। नहीं, ऐसे उधर है देखने जैसे दाल के अंदर कंकड़। देख रहे हो ये सब गलत है, बताया। विच आर नॉन एसेंशियल, मे बी टेस्टी बट वो नॉन कह रहे हैं एसेंशियल। छोटे मोटे हैं, मेन तो दाल वही अमेरिका ने है। बोला नहीं, तुम ईरान को कुछ नहीं कहोगे, ईरान को कुछ नहीं कहोगे। आपको पता है ईरान इज दिस क्लोज टू बिकमिंग अ फॉर्मल न्यूक्लियर पावर, दिस क्लोज। फिर तो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से हैं। मिला गया था ना। दिस क्लोज। मैं तो बोला था। तो कौन नहीं चाहता था ईरान न्यूक्लियर पावर बने? सोचिए, एक खास इसीलिए तो गया था। कौन नहीं चाहता था? इजराइल नहीं चाहता था, क्योंकि हर समय कोई ईरान नहीं ने यही चाहता। बोला है कि बम मार के सारे यहूदियों को मार दो, थ्रो द जूज इनटू द सी। ये ईरान कहता चला आ रहा है आज तक यार। ईरान कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब ईरान की टॉप लीडरशिप इजराइल को धमकी नहीं देती कि तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। खुल के बोलते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इजरायलियों ने मिलकर निपटा दिया इसको? बोला कि बहुत चूचू कर रहा हो था, सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक रबाए, जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित तो होते रबाए हैं, होते हैं। या मुसलमानों में मौलवी होते हैं, वैसे यहूदियों में रबाए होते हैं। और एक बहुत मशहूर, बहुत बड़े नामी ग्रामी रबाए ने ये बोला है कि इस आदमी को कुत्ते की मौत मिली है। उसने स्टेटमेंट दिया है कि दिस मैन, यू नो, ही हैज डाइड अ डॉग्स डेथ, दिस डॉग हैज बीन किल्ड तो बोलने से बिकॉज ये कह रहा था कि मैं यहूदियों को टांग दूंगा, मैं यहूदियों को मार दूंगा। और भगवान ने इसको डिवाइन पनिशमेंट दी है कि इसको बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया, हवा में उड़ा दिया हेलीकॉप्टर के साथ। ये भी बात है। तो अब आप बात सोचिए कि ये कैसे करा होगा अगर इजराइल ने करा होगा। दोस्तों, इजराइल की मोसाद के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है किडॉन। किडॉन एक ऐसी सीक्रेट यूनिट है जिसके बारे में इजराइल खुल के कभी बात नहीं करता। इजराइल कहता हमें पता ही नहीं यार इसके बारे में क्या चक्कर चल रहा है इनका। वो बोलता कि ऐसी है ही नहीं कोई हमारे अंदर। उसके अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स होते हैं खास। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब करीब 11 एथलीट्स मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, जब पैलेस्टीनियंस ने मार दिए थे, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो भाई साहब उनको 10-15 साल लग गए। कोई कहीं छुपा, किसी ने नाम बदल दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी काट दी। जो भी उसके, एक तो जिन्होंने मारा वो अलग चीज, जो उसके पीछे थे, एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के, कोई यूरोप में निपट रहा है, कोई कहीं मिडिल ईस्ट में निपट रहा है, कोई कहीं, मतलब जो जहां पे छुपा उसने अपनी कितनी आइडेंटिटी बदल ली हो, किडॉन ने उसको ढूंढ के मतलब उन्होंने मार मुर के अपनी फेस सर्जरी भी कर, प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली थी ताकि हम पकड़े ना जाएं, बचने के लिए। नहीं करेंगे इजराइल के खिलाफ, ये आपको ढूंढ के निकाल के मार डालेंगे जान से। आपको पता है एरिक आइकमैन की स्टोरी आपने सुनी है दोस्तों? एरिक आइकमैन की स्टोरी। एरिक आइकमैन एक नाजी वॉर क्रिमिनल था, एसएस कहते हैं। एसएस हिटलर के खास एक फोर्स हुआ करती थी, उसका नाम था एसएस। वो एसएस का मेंबर था और उसने कई यहूदियों को मरवाया था, लाखों दर लाखों की तादाद में। जब लड़ाई खत्म हुई तो भाग गया, अर्जेंटीना में छुप गया। अच्छा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चुपचाप। उसको लगा कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। एक दिन जूस को यह पता लग गया, इजरायलियों को यह पता लग गया कि एरिक आइकमैन इधर छुपा है। उन्होंने टीम भेजी अर्जेंटीना। वो टीम अर्जेंटीना में पहुंची, मोसाद की टीम, उसको किडनैप करा। उसको किडनैप करके वापस इजराइल लेकर आए, जज के सामने खड़ा करा, टांग दिया। ये है इजरायली। तो दूसरी शक की सुई जो जाती है दोस्तों, वो जाती है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल कभी कहता नहीं है। देखिए इजरायलियों के साथ एक बात है, ईरानी बहुत बोलते हैं हम मार देंगे, और जिस दिन कयामत के दिन आएगा उस दिन ये होगा कयामत। इजरायली कभी कुछ नहीं बोलता, कयामत फयामत ये सब बातें नहीं करते वो लोग। इजरायलियों का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना है, हम कुछ बोलेंगे ना, हम तुम्हें मार देंगे, फिर बता देंगे मार दिया, दैट्स इट। अरे फिर भी नहीं बताएंगे, अभी बताया मार गए। क्या ये इजरायलियों ने मारा? इट इज हाईली पॉसिबल कि इजरायलियों ने मार दिया होगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा, वो मार देते हैं, वो फिर बातचीत नहीं करते, प्रूफ नहीं है ना, कहीं पर भी छुपा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बंदा छुपा है तुर्की में, जो छुपा है कतर में, वो कितना भी छुप ले, आज नहीं तो 5 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद, कोई ये जाएगा ना घर से बाहर निकल के। ये घर से बाहर निकला और इसने बोला कि मेरा कोई गेस्ट आया है, मैं उसको सी ऑफ करने जा रहा हूं, सामने वाली छत पे बैठा स्नाइपर, एक सिंगल हेडशॉट, कहानी खत्म। ये करते चले आए हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही है। आप जाके इंटरनेट पे जाके ढूंढिए किडॉन, KIDON, किडॉन करता क्या है? किडॉन यही काम करता है। फिर भी बाज नहीं आते किस पे जाती है भाई? लोग जो है करते हैं, जो शौक लगेगा आपको। तीसरी शक की सुई जाती है चीनियों पर और अमेरिकन पर।
अब अमेरिकन और चीनी ऐसा क्यों करेंगे अमेरिका दोस्तों? तो अलाई है इसराइल का। सिंपल सी बात है, चीनी क्यों चिन्नी करेंगे क्यों? ये मैं चिन्ना आपको का बता क्या देता है? हूँ, चन्ना का क्या रोल है और भाई? अमेरिकन क्यों करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अमेरिकन पहले तो वैसे ही चीन ईरान का- के दुश्मन है। Yeah. बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एक पोर्ट बनाया, उस पोर्ट का नाम है गवादर, और गवादर पे इन्होंने अपनी जानिसार कर दी, अपने सारे पैसे वैसे धन दौलत सब कुछ चाबार की वजह से फूंक कर दिया रहा है। चाइनीज ने बोला लो, कि वहाँ पे ग्वादर। चाइना हाँ, उसने ग्वादर की और इंडिया को चाबार मिल गया इसलिए कर रहा है। 60 अरब यूएस डॉलर लगा दिए, ये और अब होगा। कहने कि और लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चाबाहर पोर्ट और ग्वादर पोर्ट देखा के वही- बीच में जो फासला है ना, वो वही सिर्फ reason है। 170 किलोमीटर है, ओनली 170 किलोमीटर्स। अब आप एक बात बताइए, जो पोर्ट जिसके चलते 60 चाबार अरब तो बंद डॉलर होगा नहीं। उनका इससे उनका कुछ मन ना क्या ना था तो चलता चाइनीज का? रहेगा। बात नहीं है। ये पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो इनके काम का नहीं है, काम का तो इनके ग्वादर पोर्ट है। अगर यही ग्वादर पोर्ट आप सोचिए, एक वियर्ड सा सिनेरियो सोचिए, यही ग्वादर पोर्ट अगर चाइना के पास में होता तो ऐसे घूम के रोड थोड़ा ना बनाता। इन द एंड चाइना वांट्स टू रीच ग्वादर, हाँ, दिस एंटायर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी के लिए तो है। वो तो क्योंकि है। ग्वादर इज द टर्मिनेशन पॉइंट। Yeah, ये that's गिलगिट common पाकिस्तान से sense. आता है और ये ग्वादर हाँ, पे तो terminate चाबार करता है। ये इसकी तो हटने problem नहीं वाला CPEC करने की। से। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप वेंचर है। तो आपने पूरा चाबहार बना के और चाबहार में इतने पैसे डाल के और उसको सक्सेसफुल बना के आपने चीन को यह बोला है कि जो तुम्हारा सीपैक है वो फेल है। और सीपैक फेल कैसे है यार? सीपैक फेल कैसे है? सीपैक फेल ऐसे है कि सीपैक तभी तक सक्सेसफुल है जब तक चाइना उसको इस्तेमाल कर रहा है, पर चाइना ये चाहता है कि दुनिया इस्तेमाल करे। पर दुनिया क्यों इस्तेमाल करेगी? अब चाबार आ गया। भाई दुनिया जो है सीपैक क्यों इस्तेमाल करेगी? दुनिया को क्या फायदा? चाइना को फायदा है, चाइना उससे तेल लेकर आएगा, अपने फिनिश गुड्स भेजेगा। दुनिया चाइना क्या पर भेजेगी मारने से यार? चाबार की डील अगर खत्म सऊदी थोड़ी अरब होती है। को चाइना कुछ भेजना है तो क्या भेजेगा तेल के अलावा? बताइए। और कोई देश है जो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हब है, तेल के अलावा क्या भेजोगे? उसको तेल ही तो चाहिए। बाकी आप वॉशिंग मशीन चाइना भेज नहीं सकते क्योंकि खुद बनाता है वो, आप माइक्रोवेव भेज नहीं सकते क्योंकि खुद बनाता है। आप क्या भेजोगे चाइना के पास? सब तो बनाता है चाइना, सिर्फ चाइना के पास एक चीज नहीं है, तेल, जिसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दिया। बाद में ठीक है, ऐसे तेल आएगा, ऐसे फिनिश गुड्स आएंगे, तो ऐसे कहाँ से तेल आएगा? ईरान से? स्टोरी है बस। जहाँ से भी लाएगा। यही और कहाँ से अब लाएगा? आपने यानी और कि तो कोई भारत जगह ही ने नहीं है वहाँ पे। वहां पे चाबार शुरू कर दिया। अच्छा, और वो चाबार दूसरी क्यों जगहों इंपॉर्टेंट है से दोस्तों? ये- चाबार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत अहम रास्ता है। और नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? भारत और रूस का प्लान, बीच में चाबार पोर्ट मुंबई से शुरू होता है, मुंबई से डायरेक्टली चाबार, चाबार से बिल्कुल ऊपर रूस। कहानी खत्म, एक चाल शे और मात। इससे पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कट, पाकिस्तान इन्होंने कट, तो सब कुछ अजरबैजान बोला ही नहीं। कट। यानी कि अगर अजरबैजान भारत जाना चाहता पड़ेगा, है रास्ता नहीं है, चाबार there's no पोर्ट, way, तो there's no चाबार Russia पोर्ट touching चूंकि Iran. भारत नहीं बनाया है, भारत ही उसको ऑपरेट कर रहा है, वहां से सीधा अगर ऊपर जाके राइट मुड़ेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाता है, टॉप में जाता है तो पूरा सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है, सीधा जाके लेफ्ट मुड़ता है तो ईस्टर्न यूरोप पहुंच जाता है, और सीधा चला जाता है और लेफ्ट मुड़ जाता है तो रूस तो है ही ऊपर। ये हो गई आपकी नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा गेम है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का, कितना यहाँ बड़ा पे गेम एक है। आदमी इंसान तो पागल हो जाए। ये गेम ऐसा है कि अगर ये लोग चाहें तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। ये लोग कौन? भारत और ईरान। ये मिलके चाहें तो चीन का पूरा मंसूबा फ्लॉप करवा सकते हैं। और ईरान चाहता नहीं, हो सकता है भारत चाहता हो, ईरान का भी नहीं चाहता। ईरान तो कहता है तुम भी धंधा करो, हम भी धंधा कर रहे हैं, लेट्स बोथ डू बिजनेस। लेकिन यहां पर होता ऐसा नहीं है यार। आपने पाकिस्तान की नाक के नीचे, क्योंकि चाइना उसमें इन्वॉल्व है, आपने उनकी नाक के नीचे एक नया पोर्ट खड़ा कर दिया। और हाल ही में तो साइन हुआ था, तो मार के क्या मिलेगा हमारे मंत्री इन्हें? गए थे वहां पे, सोनोवाल जी। कुछ नहीं। जो भी आएगा वो भी इसको कंटिन्यू करेगा। 10 साल का उन्होंने साइन करा, 3-4 दिन के अंदर ये केस हो गया। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस? ऐसा नहीं लग रहा आपको वैसे 4 बार कैंसिल नहीं होगा ना? कि चलता है कोई बात नहीं? आपको नहीं आ रही इसमें साजिश की बू कि इसमें भारत नहीं। साइन करता है और जो सबसे बड़ा वोटरी है चाबार पोर्ट का, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहता है, चाहे उनका प्रेसिडेंट हो रियासी या उनका फॉरेन मिनिस्टर हो, जो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि चाबार बनाओ, चाबार बनाओ, हम इंडिया के साथ हैं, चाबार बनाओ, उन दोनों को एक ही हेलीकॉप्टर क्रैश में एक शॉट में निपटा देते हैं। अब दोस्तों दूसरा गेम वैसे जैसे हमारे विपिन रावत जी का हुआ था, वो तो चाइना नहीं किया होगा। इंडिया यूएस पार्टनर्स हैं, और इंडिया और यूएस इसलिए पार्टनर हैं क्योंकि यूएस को दिखता है चीन खतरा, और उसको पता है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक मुल्क है जो चीन के दांत तोड़ने की भी हिम्मत रखता है और सलाहियत भी रखता है,
and that is India. It has the capability and the intent to beat up China. It is trying. इसीलिए अक्सर चीन वरना वापस आया ऐसा था नहीं है तक। कि भारत ने यूएस भारत से बहुत गुस्सा, ये पन्नू वाला पूरा केस है ना, ये वही तो है, ये निज्जर वाला केस है, सब वही तो है कि यार एक बात बताओ, हम भारत को टेक्नोलॉजी भी दें, हम भारत की मदद भी करें, हम भारत के लिए सब कुछ करें और भारत यार हमारी बात भी नहीं मानता यार। ऐसा कैसे हो सकता है, भारत बात नहीं मानता? कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं? मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो चुनाव हमारे हो रहे हैं ना, किसी ने बहुत एक बढ़िया बात करी थी, मैं किसी से बात कर रहा था, कहता है यूएस की सबसे बड़ी फिक्र पता है क्या है? यूएस की सबसे बड़ी फिक्र है कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाएंगे थंपिंग मेजोरिटी के साथ, ये सबसे बड़ी फिक्र है यूएस की। मुझे से वो फिक्र नहीं है। वो भी सकते हो उनोस ये जो पूरा केस हो रहा है कि ना, इंडिया इतना ताकतवर बन रहा है, पर वो जितना ताकत बनेगा उसके लिए तो उनका भी फायदा होना चाहिए। पन्नों के पीछे They लोग want पड़ गए। somebody to ये tackle सारी China. की सारी दोस्तों, सारी की सारी चीजें सिर्फ एक चीज है कि भारत को कैसे अनसेटल करना है, भारत को अनसेटल करो। अगर ऑपरेशन भारत के करोगे तो मसाले होगा खराब ये है, सब भारत की क्या। वैक्सीन खराब है, भारत का ये खराब है, भारत का वो। एक ऐसा माहौल बनाओ कि भारत में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि लोग गुमराह हो जाएं, मासूम लोग हैं, कंफ्यूज हो जाएं, गलत पार्टी को वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी कुर्सी पे तो बैठे, लेकिन मजबूती से ना बैठे यार। उनको मोदी जी पसंद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा बैठे जहां पे 2-4 लोगों से सपोर्ट होके वो पीएम बन जाए, क्यों? तो हमारी बात भी माने, उनकी और बात क्यों लोगों को, मानेंगे भैया? बाकी लोगों को मैनेज Speculation करके तो है। उनके ऊपर प्रेशर डाल सके। अगर मोदी जी को वोट मिल जाते हैं दोस्तों, मिलेंगे, जो कि मिल ही रहे हैं, नहीं तो- और एक थंपिंग मेजोरिटी से मोदी जी आ जाते हैं, 400 आएंगे। पार नहीं पार वो मेरा मैटर नहीं है, वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी आ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो जाएगा अमेरिका का हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान का होगा, अमेरिका चाइना कभी का नहीं होगा। चाहता कि भारत, नहीं, वो चाहता है भारत शक्तिशाली हो, लेकिन उनको ऐसा शक्तिशाली भारत चाहिए जो उनके इशारों में नाचे। उनको तो बेसिकली मोदी जी के साथ तो वो पॉसिबल है ही नहीं भाई। जैसे वहाँ पाकिस्तान पे को मोदी 4 जी डॉलर नहीं देके चाह रहा पाकिस्तान वो। लेट जाता है ना, भारत कहता है तुम्हें डॉलर नहीं चाहिए तुम्हारे, अगर हम तुमसे कुछ चीज खरीद रहे हैं तो दाम बताओ, पैसे लेकर जाओ, सामान दो, कहानी खत्म हो गई। फिर तो वो चाहेंगे मोदी जी जीते ही ना। नहीं आता अमेरिकनों को। अमेरिकन से कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि भारत जैसा देश जहां पे कल लोग भूखमरी से मर रहे थे, अब नहीं है ना, तो नजर आ जहां रहा पे है ना, बहुत फिफ्थ ज्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी अराजकता थी, है। जहां पे राइट्स होती थी, सिविल That वॉर was जैसी एक दो बार old. कंडीशन हो चुकी है, इमरजेंसी एक बार लागू हो चुकी है, भारत में इतने कांड होते थे, इतने कलेश होते थे, वहां वो भारत तरक्की करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब तो हमारे हाथ नहीं लगेगा। तो पहले भी नहीं लगा था, तो लगना था ही नहीं। और अब आप उसका बोलेंगे बेटा ही इन सब नहीं। चीजों का क्या रिलेशनशिप है इस बंदे को मारने का? भाई साहब, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इसमें क्या है? यूरोप इकोनॉमिक चलो कॉरिडोर। देखें। ये देखिए अपने मैप पे कहां से कहां जा रही है, उसमें ऑलरेडी इजराइल की वजह से पंगा पड़ा हुआ है सारा। ठीक है, कहां से कहां जा रही है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि चाबहार खत्म हो जाए। क्यों भाई? पर चाबहार पे बम थोड़ा ना मार देंगे यार। अमेरिका ऐसा थोड़ा ना कि अपना कोई भेजेगा, मतलब अमेरिका भी चाहता है चाबहार का, वो चाइना भी चाहता है चाबहार का, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन चाहते हैं, सेम ही चीजें ये है कि चाबहार को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको वो लोग न्यूट्रलाइज करने पड़ेंगे जो चाबहार के सबसे बड़े चीयर लीडर्स हैं। और सबसे बड़ा चाबहार का चीयर लीडर कौन है आपको पता है? सबसे बड़ा, दैट वाज इब्राहिम रईसी। अमेरिका ये होप करेगा I don't think so. कि अब इब्राहिम रईसी खत्म हो गया है, उसका फॉरेन मिनिस्टर खत्म हो गया है। नहीं, ये तो अब सबसे कुछ सबसे समय के लिए लो चांस लग रहा है, बाकी सब रीजन चाबार की वजह से चाबार- चाबहार की वजह से उसको मार देंगे, उनके लिए चाबहार इतना दोस्तों इम्पोर्टेंट आपको नहीं जाते है। जाते एक और बात बता दूं, खुमैनी जो है ना सुप्रीम लीडर ईरान का बेताज बादशाह, उसका इमीडिएट सक्सेसर कौन बन रहा था? उसका क्योंकि वो बेटा मिड है। 80s में है, वो मिड 80s में। आप समझिए, इसके politics बेटे का भी समझिए, था ईरान मन की कि मैं internal बनूं, politics। बेटे ने घबराया होगा। अमेरिका क्या चाह रहा है? खुमैनी मिड 80s 85-86 साल, मैंने तो बताया था पिछले एक वीडियो में। अब कभी ना कभी तो वो ऑफ होगा, कभी ना कभी तो वो मरेगा, चाहे ऐसे मरे चाहे ऐसे मरे। ऐसा तो नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी वो 95 साल की उम्र में भी वो वैसे ही एक्सीलेटर पे पाऊंगे उसके। नहीं, और थोड़ा लेकिन उसका बुरा का तो कर natural नहीं successor सकता। कौन था ईरान में, जिसके पीछे स्ट्रगल भी हुआ ईरान में और काफी झटपट हुई, लेकिन उसका कौन था जिसको सब लोग बोल रहे थे कि हाँ ये बनेगा? खुमैनी के बाद ये बंदा है, खुमैनी की कुर्सी पे यही बैठेगा। वही और हर जगह एक अग्रीमेंट थी कि यही बंदा। रईसी कौन है? रईसी को बोलते थे क्या? कौन था? रईसी। उस बंदे का नाम था इब्राहिम रियासी। पर मगर इसका बेटा भी तो क्या है करा कि सुप्रीम एक का, मैं तो ये सुना है, यहाँ पे तो यही बोला जा रहा है कि वो भी बनना जा चाहता रहा है। है जिसकी रोशनी बुझ रही है, और एक नया लीडर
जो उसकी जगह आने वाला है उसकी रोशनी बुझा दी। अब इन्होंने क्रिएट कर दिया ईरान के अंदर लीडरशिप वैक्यूम। ये थी आज की पूरी कहानी, लेकिन ये स्टोरी डेवलप कर रही है। आगे चल के स्टोरी कैसी बनेगी, कौन कौन से इसमें और खिलाड़ी आएंगे जो अपने बयान देंगे। देखो, इसमें किसी ने अभी डिस्कस नहीं किया ये एंगल कि जो सुप्रीम लीडर है उसका बेटा भी है, जो इसके बाद सक्सेसर बनने का उसका चांस है। और अगर रईसी भी उस रेस में आ रहा है तो वो उस बेटे के अगेंस्ट होने वाला था, तो चांसेस ये भी हैं कि वो बेटे ने ये सब प्लान करके करवाया हो ताकि उसका रास्ता भी क्लियर हो जाए। एक ये एंगल भी है जो अभी किसी ने उस पर फोकस नहीं किया है। और रहा दूसरा एंगल चाइना का, मुझे इतना नहीं लगता। यूएसए वाला भी मुझे इतना नहीं लगता। इजराइल वेरी वेरी लाइकली। और जो मैंने बोला इंटरनल की वजह से, वो जो कह रहे हैं कि जो अभी वीपी वाइस प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट एक्टिंग बनेगा, उसने तो सिर्फ 50 दिन के लिए बनना है, उसके बाद इलेक्शंस होने हैं। तो अगर उसके चांसेस है ही नहीं बनने के, कोई और बनता है तो फिर वो तो आउट चला गया, फिर तो उस पर शक नहीं होगा। अगर वो बनता है तो फिर थोड़ा शक है, पर ज्यादा शक होगा कि भाई जिसने सक्सेसर बनना है सुप्रीम का, वो वाला जो बनेगा उस पे शक सबसे ज्यादा होगा। ये मेरा लॉजिक है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।